हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था आवेश के ऊपर, है ना। और आवेश में भी हमने क्या पढ़ा था? आवेश की हिस्ट्री के बारे में जाना था हमने। और क्या आवेश का जो डेवलपमेंट है, कैसे कैसे हुआ, इन सारी चीजों को पूरा कवर कर लिए हैं। उसके बाद हमने बताया था आपको कि आवेश के संबंध में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें बेसिकली क्या किया गया था? कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा गया था और आबनू से, है ना, के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा गया था और उसको रगड़ करके एक्सपेरिमेंट किया गया था, है ना। क्या था एक्सपेरिमेंट? इसको जानने के लिए आपको पीछे का लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हमने उस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है ना। अगर आप उस वीडियो को ना देखे हैं तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर हमने उस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरीका से समझाया है ना। पूरी तरीका से, है ना। उसमें लगभग 10-15 मिनट लगा करके उस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से समझाया है आपको, है ना। तो अगर आप वहां से चीजों को देखेंगे तो आपको चीजें कनेक्ट करने में आसान होगा और अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट वही है कि आप जाके पीछे के वीडियो को देखिए और तब इस वीडियो को देखिए, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा चीजें समझ में आएगा। ठीक है, बाकी अगर आप वीडियो को देख लिए हैं तो आपको पता ही होगा कि क्या एक्सपेरिमेंट था, हम उसके आज आगे बात करेंगे। ठीक है जी। तो अगर आज बात करें तो आज जो हमारा मेनली जो टॉपिक रहने वाला है, आज बात करेंगे अपन वहीं से उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रमाणित हो गया था कि जो आवेश हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अपन चीजों के धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, देखिए हमारा जो मतलब चैप्टर था, चल रहा था, चैप्टर का अगर थोड़ा सा हम नाम भी लिख दें अच्छा रहेगा थोड़ा सा। चैप्टर जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। क्या चल रहा था? विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र, है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है ना, हमारा यही चैप्टर चल रहा था। ठीक है, चैप्टर का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये चैप्टर पता चलना चाहिए कि आखिर हमारा चैप्टर चल कौन रहा है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा, अध्याय 1 है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रयोग द्वारा ही प्रमाणित हो गया सा, जो पीछे वाला जो प्रयोग है, पीछे वाला जो प्रयोग था उस प्रयोग से ये बात प्रमाणित हो गया था कि आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं। मतलब उपर्युक्त प्रयोग से, उपर्युक्त मतलब जो पीछे हुआ है आप लोग देख लीजिएगा, है ना। लेक्चर में हमने बताया था उपर्युक्त प्रयोग से, उपर्युक्त प्रयुक्त प्रयोग से यह प्रमाणित हो गया कि, यह प्रमाणित हो गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है भाई? तो सबसे पहला जो चार्ज है, फर्स्ट चार्ज जो था, पहला जो चार्ज था उसको बोल रहे थे धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, है ना। इंग्लिश में इसको बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, है ना। और दूसरा जो होता है, दूसरा होता है आपका ऋणात्मक आवेश।
ऋणात्मक आवेश, इसे को कहा जाता है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज सही है। ये दोनों बात प्रमाणित हो गया, लेकिन इन दोनों आवेशों का जो है बीजगणितीय चिन्ह नहीं दिया। आज तो हम बोल देते हैं, आज तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव आवेश के लिए जो सिंबल है आज यूज कर लेते हैं, पॉजिटिव आवेश के लिए प्लस और निगेटिव आवेश के लिए माइनस का सिंबल यूज कर लेते हैं। लेकिन आवेश का जब खोज हुआ था तो इसका बीजगणितीय चिन्ह नहीं दिया गया था, इसके पास कोई अपना मतलब बीजगणितीय चिन्ह नहीं था, है ना, अलजेब्रिक साइन नहीं था। तो आखिर में इस बीजगणितीय चिन्ह को देने का काम कौन किया, तो एक वैज्ञानिक आए सन 1750 ईस्वी में, और वो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1750 ईस्वी में इन दोनों आवेशों का बीजगणितीय चिन्ह दिया। जो पॉजिटिव निगेटिव आज हम देखते हैं उन्हीं का दिया गया है ना। तो यहाँ पे एक बात लिखेंगे कि सन 1750 ईस्वी में, सन 1750 ईस्वी में एक अमेरिकी वैज्ञानिक उनका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों का बीजगणितीय चिन्ह दिया। इन आवेशों का बीजगणितीय चिन्ह दिया, ठीक है ना। कौन से वैज्ञानिक ने दिए भाई, कौन से वैज्ञानिक दिए, तो उन वैज्ञानिक का जो नाम था, उनका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपको चीजें याद रखनी है ना। और बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने क्या किया, जो धनात्मक आवेश था, जो पॉजिटिव चार्ज था, जो धनात्मक क्या दिया, क्या कैसे दिया सिंबल, तो जो धनात्मक आवेश था, धनात्मक जो आवेश था, धनात्मक आवेश के लिए इन्होंने बीजगणितीय चिन्ह क्या दे दिया, धनात्मक आवेश के लिए इन्होंने बीजगणितीय चिन्ह दे दिया पॉजिटिव प्लस, ठीक है। और जो ऋणात्मक आवेश था, कौन आवेश था, जो ऋणात्मक आवेश था, ऋणात्मक आवेश का जो बीजगणितीय चिन्ह दिया गया है ना, ऋणात्मक आवेश के लिए बीजगणितीय चिन्ह क्या दे दिया गया, माइनस। ठीक है जी, क्लियर है चीजें, बस यही। ये कौन दिए, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब दिए थे। अब एक बात बताइएगा, पीछे जो भी हम चीज कर रहे थे, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और जो भी थेल्स साहब बताए, या फिर जो भी है ना डॉक्टर गिलबर्ट साहब बताए, उन्होंने सब लोगों ने क्या बताया कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे आप लोग घर पर भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे, आप लोग घर पर भी पेन से ये एक्सपेरिमेंट को किए होंगे। आप पेन को अपने मतलब बाल में रगड़े होंगे और कागज की छोटा टुकड़ा के पास ले जाए होंगे, मतलब ले जाएंगे, तो क्या होता है, कागज का जो छोटा टुकड़ा है वो क्या होता है, पेन में सट जाता है, आकर्षित हो जाता है, पेन उसको क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो मेरा सवाल यह है कि ऐसा क्या होता है कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है ना। तो थोड़ा सा उस चीज को अपन समझते हैं। तो उस चीज को समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा क्या, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, है ना, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। तो हमको जो पढ़ना है ना, हमको पढ़ना है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। और पढ़ेंगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी हमको। हमको जो पढ़ना है यहाँ पे, अब पढ़ना है हमको विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, है ना, विद्युत आवेश का कौन सिद्धांत,
इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसी को अपन पढ़ने वाले हैं। तो इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हमको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? आराम से समझिएगा और इसको पूरा ढंग से समझना है, कुछ भी रटना नहीं है, समझ के पढ़िएगा तो आपको चीजें पूरा क्लियर होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बात करें, हम विद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में बात करें, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स है आपको उसमें पता होनी चाहिए। क्या पॉइंट्स है जी? है ना, कुछ कुछ पॉइंट्स है, कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता कितना है, हम लिख देते हैं, है ना, फिर आपको इस थ्योरी को समझाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है भाई? तो होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। निगेटिव में होता है ये जो चार्ज है ना, ये क्या होता है? निगेटिव में होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। अच्छा, चार्ज ऑन प्रोटॉन भी यही होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन ये भी कितना होता है? ये होता है प्लस में, प्लस 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। आप लोग पढ़े भी होंगे इस चीज को। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के पास अपना मास भी होता है, द्रव्यमान भी होता है जी, है ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लिखना चाहें हम, थोड़ा सा इधर लिखेंगे, ठीक है, ये सब चीज पता रहेगा ना, तब आपको इलेक्ट्रॉन सिद्धांत समझ में भी आएगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट जो हम लिख रहे हैं, थर्ड पॉइंट में हमने क्या लिखा? थर्ड पॉइंट में लिखना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना है भाई? तो ये होता है भाई कितना? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, है ना। ये किसका द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का भी द्रव्यमान होगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 गुना 10 के पावर -27 kg। ठीक है ना। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुना 10 के पावर -27 kg। चलिए ठीक। एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है, तो कोई भी परमाणु का क्या होता है? कोई भी परमाणु का, आराम समझिएगा, कोई भी परमाणु का अगर परमाणु जो संख्या होता है, कोई भी तत्व है, कोई भी एलिमेंट है, तो उसका जो परमाणु संख्या होता है उसके प्रोटॉन की संख्या और उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है ना। मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है, कोई भी परमाणु का जो एटॉमिक नंबर होता है, आराम समझिएगा, जो एटॉमिक नंबर जो होता है बराबर क्या होता है? बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या, है ना, इसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तीनों आपस में बराबर होता है। और एटॉमिक नंबर को बेसिकली जेड से दिखाते हैं, मतलब जेड बराबर क्या होता है? पी बराबर ई। आप याद ऐसे रख सकते हैं कि जो जिप होता है, जिप, है ना, जिप का ZEP, है ना, जो जिप होता है उसका सब चक्का बराबर होता है और जिप का सब चक्का बराबर होता है, तो ये तीनों भी आपस में क्या होता है? बराबर। ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है, अब समझिए। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पे क्या बोलता है। हमने क्या बताया? हमने पीछे बताया था कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर उस वस्तु में छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। क्यों आता है भाई? क्योंकि वह वस्तु जो है ना आवेशित हो जाता है, क्योंकि वह वस्तु क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। इस बात को बताए थे कौन? सर थॉमसन ब्राउन साहब।
सर थॉमसन ब्राउन ने कहा था कि जिस वजह से एक वस्तु में दूसरे वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ रहा है, उस वजह को इन्होंने नाम दिया था विद्युत। और इन्होंने बताया था कि जब कोई वस्तु विद्युत में हो जाती है, अर्थात जब कोई वस्तु क्या हो जाती है, विद्युतमय हो जाती है, अर्थात जब उसमें एक वस्तु को दूसरे वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वह वस्तु क्या हो जाएगा, क्या हो गया है कि वह वस्तु अपने अंदर किसको, आवेश को ग्रहण कर लिया है। मतलब सिंपल वे में अगर बात करें तो जो कोई भी वस्तु अगर विद्युतमय होगी, मतलब अगर उसमें कोई दूसरा वस्तु को आकर्षित करने का गुण आएगा, तो कब आएगा, जब उस वस्तु पर चार्ज डेवलप होगा, आवेश आएगा। वही तो हो रहा था पीछे, जब हम रेशम से कांच के छड़ को रगड़ रहे थे तो कांच के छड़ पर आ रहा था पॉजिटिव चार्ज। जब हम आबनूस के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ रहे थे तो आबनूस के छड़ पर आ रहा था निगेटिव चार्ज। आ रहा था ना, चार्ज की वजह से तो सब हो रहा है। तो आखिर में चार्ज आ कैसे रहा है, वही बताएगा आपको इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, कि आखिर में एक वस्तु को दूसरे वस्तु से जब रगड़ रहे हैं तो चार्ज डेवलप कैसे हो रहा है, समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पदार्थ है, कोई भी पदार्थ ले लेते हैं, है ना, आराम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक पदार्थ है ना, ए है, ठीक है। अब कोई भी पदार्थ अगर ई होगा तो इस पदार्थ में क्या होंगे, एटम होंगे। इस पदार्थ में क्या होंगे, एटम होंगे। तो मान लेते हैं कि इस पदार्थ के अंदर ई एक छोटा सा एटम है, क्योंकि कोई भी पदार्थ जो होता है ना दुनिया में, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ होता है, वो एटम से मिलकर ही बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो मान लेते हैं कि इस पदार्थ का एक छोटा सा एटम है, क्या है, एटम। हमने इस एटम को जूम किया, हमने इस एटम को क्या किया, जूम। तो जब इस एटम को आप जूम करेंगे तो आप देखेंगे क्या, कि एटम के अंदर एक छोटा सा केंद्र भाग है जिसमें है नाभिक, जिसको नाभिक बोलते हैं, है ना। जिसमें क्या होता है, नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, पॉजिटिव होता है नाभिक। तो यहाँ पे हम ऐसा थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, सही है। और बाकी इसके चारों तरफ है ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, और भी होगा, हम इतना ही बनाते हैं। और इस ऑर्बिट में होता क्या है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। इस ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ना चक्कर काटते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूम रहे हैं जी, घूम रहे हैं, मस्त। इसमें भी होंगे इलेक्ट्रॉन। देखिए चीजों को समझ के पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में। इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं, काट रहे चक्कर, मस्त। अब होता क्या है, बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि जो पदार्थ है, जो ए है, कोई भी पदार्थ के अंदर एटम होगा और एटम के बाहरी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना। और वो क्या करता रहता है, चक्कर काटते रहता है। और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन उसके अंदर रहता है नाभिक में, न्यूक्लियस सही, नाभिक में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है जी। अब एक बात बताइए, मान लीजिए हमने एक कोई पदार्थ उठा लिया, हमने कोई भी पदार्थ उठा लिया, एक पदार्थ हमने ये उठा लिया, ए उठा लिया, ये मान लीजिए पदार्थ ए है, और मान लीजिए ये पदार्थ बी है, ये पदार्थ क्या है, बी है। स्टार्टिंग में क्या है, दोनों के अंदर कुछ प्रोटॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन है ना। मान लेते हैं कि जो पदार्थ ए है, इसके अंदर ये पदार्थ न्यूट्रल है। देखिए कोई भी पदार्थ न्यूट्रल होने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी पदार्थ अनावेशित होने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर चार्जे नहीं है, नहीं। कोई भी पदार्थ अगर न्यूट्रल है, कोई भी पदार्थ अगर न्यूट्रल है, इसका मतलब ये है कि उस पदार्थ के अंदर जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना निगेटिव चार्ज है। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज का परिमाण सेम होता है, बस नेचर अपोजिट होता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है निगेटिव में, और प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव में, लेकिन दोनों पर चार्ज का परिमाण सेम होता है। तो मान लेते हैं कि जो वस्तु ए है ये भी न्यूट्रल है, ये क्या है, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब जो टोटल चार्ज है इस पे, टोटल चार्ज क्यू से दिखाते हैं, है ना। चार्ज को किससे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं। आगे अपन इसको बताएंगे भी, हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल चार्ज ही लिख देते हैं, आगे हम इसको लिखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। जो टोटल चार्ज इस पर है, टोटल चार्ज कितना है, 0, ठीक है।
ये भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब इस पर भी टोटल चार्ज क्या होगा, जीरो। सिंपल चीज है जी। तो इस पर भी टोटल चार्ज कितना है, इस पर भी टोटल चार्ज है जीरो। अच्छा, टोटल चार्ज जीरो होने का मतलब क्या है, टोटल चार्ज जीरो होने का कोई भी वस्तु पर अगर टोटल चार्ज जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास चार्ज नहीं है, नहीं। टोटल चार्ज जीरो होने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके अंदर निगेटिव चार्ज है। तो दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करके वैल्यू जीरो। जैसे मान ले कि वस्तु यहाँ पे है और इसमें अंदर मान लीजिए प्लस 4 है चार्ज और प्लस माइनस 4 है, मान लीजिए माइनस 4 है, तो दोनों इसका टोटल चार्ज पूछेंगे तो जीरो, -4 + 4 जोड़ेंगे तो जीरो। अरे है कि नहीं बात। तो जीरो कैसे हुआ, आप लोग क्या करें, दोनों को जोड़े। तो अब इसका टोटल चार्ज जीरो होने का मतलब ऐसा नहीं कि इसके अंदर चार्ज है, नहीं, इसके अंदर चार्ज है, दो को चार्ज है, +4 कूलम का और -4 कूलम का, लेकिन जोड़ना पर टोटल चार्ज तो जीरो आ रहा है ना जी। तो टोटल चार्ज जीरो होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि कोई भी एलिमेंट के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, सही है। तो इसमें टोटल चार्ज जीरो होने का मतलब जितना इसके अंदर पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव होगा। पॉजिटिव निगेटिव होने का मतलब क्या है कि जितना इसके अंदर प्रोटॉन होगा उतना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इसके अंदर प्रोटॉन मान लीजिए 10 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी क्या है 10, तभी तो टोटल चार्ज जीरो है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम होते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस पर है, पी का मतलब पॉजिटिव और पी का मतलब प्रोटॉन, और उतना ही इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, तो दोनों टोटल चार्ज क्या हो गया, जीरो। अच्छा, इस पर भी वही है, मान लेते हैं कि इस पर जो प्रोटॉन है ये 12 गो और इलेक्ट्रॉन भी इस पर क्या होगा 12 गो, तभी तो टोटल चार्ज इसका क्या है, जीरो है। क्लियर है चीजें, बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या किया, अब इन दोनों वस्तुओं को घर्षण करवाया, रगड़ा, रगड़ा मतलब घर्षण करवाया। तो घर्षण कराने पर होगा क्या, बेसिकली आराम से समझते चलिएगा। घर्षण कराया दोनों वस्तु को, ये दोनों वस्तु को आपस में हमने घर्षण कराया, यू रब किया, ली, है ना। यह वस्तु ए और यह वस्तु बी। हमने क्या किया, हमने क्या किया, रबिंग, रबिंग मतलब घर्षण। यहां पे जो हुआ, यहां पे जो हुआ वो क्या, रबिंग। चीजों को समझिएगा, यह रबिंग। अच्छा, घर्षण करवाएं, तो घर्षण कराने से क्या होगा भाई, घर्षण कराने से होगा क्या, तो घर्षण कराने से क्या हुआ, घर्षण से उत्पन्न हुआ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। लोग खुद सोचिए ना भाई, कि अगर मान लीजिए ये दोनों वस्तु को आपस में यूं ऐसे रगड़ेंगे, है ना, ऐसे रगड़ेंगे, तो रगड़ने की वजह से क्या होगा, रगड़ने की वजह से गतिज ऊर्जा आएगा, गतिज ऊर्जा है ना। और गतिज ऊर्जा से क्या उत्पन्न होगा, ये दोनों जब गतिज ऊर्जा उत्पन्न, काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होगा, तो काइनेटिक एनर्जी से क्या उत्पन्न होगा, ऊष्मीय ऊर्जा। देखिए जैसे मान लो दो वस्तु को ऐसे रगड़ते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद दोनों वस्तु क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, होता नहीं होता है। तो काइनेटिक एनर्जी के वजह से, ये काइनेटिक एनर्जी के वजह से क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा पैदा होगा। कौन ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। अच्छा, तो बताइए ये ऊष्मीय ऊर्जा जो पैदा होगा तो क्या होगा, होगा क्या, इस ऊष्मीय ऊर्जा को इसके अंदर जो भी एटम होंगे और उसके बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सब इलेक्ट्रॉन इस ऊष्मीय ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। समझ में आ रहा है चीजें जो बोल रहे हैं, है कि नहीं बात, क्या बोल रहे हैं हम, कि जैसी ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगा, इस हीट एनर्जी को, ऊष्मीय ऊर्जा को इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। और कौन इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षा में होंगे, जो एटम के बाहरी कक्षा में होंगे, उस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को पाएंगे, उनका मन होगा खुश और वो लगेंगे फटफटाने, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, बहुत छोटा पार्टिकल है, उसको हल्का सा एनर्जी मिलता है कि बर्दाश्त नहीं होता उसको, इधर उधर भागना चाहता है। जैसे उसको उसमें ऊर्जा मिलता है, फटफड़ाने लगता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का होगा, फटफड़ाने लगेगा, भागना चाहेगा, और भागने के चक्कर में कुछ इलेक्ट्रॉन या तो इधर से इधर या तो इधर से इधर आ जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है मटेरियल पर कि मटेरियल कैसा है ना, डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव और कौन सा मटेरियल ज्यादा इलेक्ट्रो निगेटिव, है ना। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन इस बात पे डिपेंड करता है
कि कौन सा मटेरियल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। खैर हमको उतना डिटेल में बात नहीं करनी है, बस आप लोग इतना जानिए कि इस उष्मीय ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने की वजह से वो इधर उधर भागना चाहते हैं, जिसके वजह से क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन या तो इधर से इधर आएंगे या तो इधर से इधर जाएंगे। मान लेते हैं कि इधर से वस्तु ए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके वस्तु बी में चले गए। मान लेते हैं कि वस्तु ए से 3 इलेक्ट्रॉन निकल करके और वस्तु बी में चले गए। क्या इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। इधर से 3 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। अब होगा क्या? जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो कहानी कुछ बनेगा ऐसा, यह वस्तु ए और यह वस्तु बी। अब जब इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर से इधर चले गए तो हुआ क्या? जैसे 3 इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन गए 3, तो अब क्या हुआ? पहले इस वस्तु के पास, वस्तु ए के पास पहले जो था ना, प्रोटॉन क्या वो था? 10 गो था। तो प्रोटॉन तो गया नहीं है भाई। अब प्रोटॉन वैसे भी नाभिक में होता है, ये निकल नहीं सकता है। क्यों नहीं निकलेगा आगे हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है ना। तो प्रोटॉन तो नहीं गया है, गया कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन जितना था उतना ही रहेगा। तो प्रोटॉन इसके पास 10 था तो अब भी इसके पास 10 ही है, प्रोटॉन में कोई दिक्कत नहीं है। गया कौन? इलेक्ट्रॉन। क्या गया भाई? 3 गया। तो इधर से जब 3 गया उधर, तो पहले था 10, तो 3 चला गया तो बचेगा कितना? 7। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या बचा? मात्र और मात्र 7 इलेक्ट्रॉन बचा। समझिएगा चीजों को। अच्छा इसके पास क्या हुआ जी? इसके पास क्या हुआ? प्रोटॉन क्या गो था पहले? इसके पास प्रोटॉन क्या गो था? 12 गो था। तो अब भी तो 12 को रहेगा। प्रोटॉन थोड़ा आया इधर से इधर, आया है क्या? नहीं आया है। तो प्रोटॉन इसके पास अभी भी कितना है? 12। लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अब बताइए। पहले था 12, 3 और गया, 3 और गया, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गया 15। अब आराम से समझिएगा, पूरा कान खड़ा कर लीजिए, ध्यान से समझिएगा हम क्या समझा रहे हैं। यहां समझा हम ये रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो मेरा सवाल ये है कि क्या वस्तु ए और बी अभी भी न्यूट्रल ही है क्या? ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, क्या अभी भी दोनों न्यूट्रल ही है क्या? नहीं, अब दोनों न्यूट्रल नहीं है। क्योंकि न्यूट्रल कब होता है? जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, तब टोटल चार्ज 0 होता है। लेकिन अब क्या है? अब दोनों में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पे प्रोटॉन 10 गो है और इलेक्ट्रॉन 7 गो है, मतलब 7 गो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 7 गो प्रोटॉन के चार्ज को तो कैंसिल कर सकता है, निरस्त कर सकता है। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज से मतलब नेचर ऑपोजिट होता है। तो 7 गो निगेटिव चार्ज 7 गो पॉजिटिव को तो मार देगा, लेकिन 3 गो पॉजिटिव इस पर एक्स्ट्रा है ना, 3 गो प्रोटॉन इस पर एक्स्ट्रा है ना। और जब इसके पास 3 गो प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, 3 गो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? इस पर बढ़ जाएगा। क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन 7 गो प्रोटॉन को कैंसिल कर पाएगा, है कि बात। तो बाकी के 3 गो प्रोटॉन के चार्ज को नहीं मारेगा, और जब 3 गो प्रोटॉन के चार्ज को नहीं मारेगा तो इस वस्तु ए पर 3 गो प्रोटॉन का चार्ज बढ़ेगा, और प्रोटॉन होता कैसा है? पॉजिटिव। तो इस वस्तु पर जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा पॉजिटिव। लीजिए, क्लियर है? अच्छा इसके साथ क्या होगा? तो इसके साथ होगा ये कि 12 गो प्रोटॉन 12 गो इलेक्ट्रॉन को तो मार देगा, 12 गो प्रोटॉन का चार्ज 12 गो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को तो निरस्त कर देगा, लेकिन बाकी के 3 गो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो इस पर ज्यादा रहेगा ना, है कि बात। और जब 3 गो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस पर ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन होता कैसा है? निगेटिव। तो इस वस्तु पर कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव। तो ये हो जो वस्तु है ना बी, इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। क्लियर है जी? समझ में आ गया चीजें? तो यहां से अब देखिए कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ रिजल्ट है जो हम लिख रहे हैं बारी बारी से। आखिर में वस्तु आवेशित क्यों हो रहा था, आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम यहां से रिजल्ट कुछ लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और यहां से सवाल भर भर के पूछे जाते हैं, है ना। क्या क्या है रिजल्ट, ठीक है ना।
तो क्या बोलेंगे कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है अर्थात घर्षण कराया जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु में चला जाता है। ये बात तो लिखेंगे पहला, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है अर्थात घर्षण कराया जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाता है। दूसरे वस्तु में चला जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, देखिए यहाँ पे वस्तु ए इलेक्ट्रॉन को त्यागा, उसको दे दिया, ले भाई ले। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्यागा उस पर तो आया पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया उस पर क्या आया निगेटिव। क्लियर है। तो दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धनात्मक आवेश, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धनात्मक आवेश एवं जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होते हैं। क्लियर है। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर तो आएगा पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर आएगा निगेटिव। अच्छा एक बात और, अगर मान लीजिए कोई वस्तु अगर पॉजिटिव आवेश से आवेशित हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो अपना द्रव्यमान को लेके जाएगा कि छोड़ के जाएगा? लेके जाएगा जी। जैसे मान लीजिए आप ही लोग अगर कोचिंग जाते हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं तो क्या अपना द्रव्यमान वहां घरे रख के जाते हैं क्या कि भाई हम रख देते हैं आएंगे तो फिर उठा लेंगे? ऐसा तो नहीं है। आप लोग जब जाते हैं तो अपना मास को ले करके जाते हैं। जस्ट उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन भी इधर से इधर स्थानांतरित हुआ तो बता इस अपना अपना मतलब ये अपना मास लेकर के स्थानांतरित हुआ, लेकर के गया इधर। तो इधर से अगर मास लेकर के गया, हाँ मानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है, बहुत कम मास है, लेकिन है तो सही। तो छोटे मास लेकर तो गया, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से कुछ मास इधर लेकर के चला गया, अपना मास लेकर के चला गया, तो जाहिर सी बात है कि इधर वाला वस्तु का मास घट गया होगा। घटेगा नहीं घटेगा? बिल्कुल घटेगा जी। जब इलेक्ट्रॉन मास लेके गया तो इसका मास घट गया और इधर मास ज्यादा हो गया होगा क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन गया। मतलब इस कमरे में पहले क्या व्यक्ति थे? 10 गो, अब 3 गो इधर चल गया तो 7 गो ना बचा, तो इसका मास तो कम रहेगा। और इधर पहले क्या हुआ था? 12 गो, अब 3 गो और एक्स्ट्रा आ गया
तो मास क्या होगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो इधर का मतलब जब कोई वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घटता है तथा ऋणावेशित करने पर उसका द्रव्यमान बढ़ता है। ऋणावेशित किया गया है ना, तो द्रव्यमान क्या हुआ है, बढ़ता है। यानी किसी वस्तु को, यहां से एक पॉइंट और समझ में आया, किसी वस्तु को धनावेशित करने पर, या फिर ऐसा बोल लीजिए कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसका द्रव्यमान घटता है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो उसका द्रव्यमान घटता है तथा जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो उसका द्रव्यमान बढ़ता क्लियर है ना। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इसका द्रव्यमान घटा और ग्रहण किया तो इसका द्रव्यमान बढ़ा, है ना। कोई दिक्कत है क्या? अर्थात यहाँ पे एक बात और लिख देते हैं, है ना, अर्थात करके। इस चीज को तो लिख लिए होंगे आप लोग, इस चीज को, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे, एक लाइन और लिखेंगे, मतलब 4-5 लाइन और लिख देते हैं, है ना। क्या ऐड करते हैं, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे कि अर्थात किसी वस्तु को धनावेशित करने पर, किसी वस्तु को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान क्या होता है, घटता है, जबकि ऋणावेशित करने पर उसका द्रव्यमान बढ़ता है ना। क्लियर है ये चीजें। जैसे मान लीजिए इसको धनावेशित किया गया है, धनावेशित है, पॉजिटिव चार्ज से आवेशित है, तो इसका द्रव्यमान घटा, और ये ऋणावेशित हुआ तो इसका द्रव्यमान बढ़ा। मतलब जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए है वो क्या है, कम है किससे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी से। यानी मास, वस्तु ए का जो द्रव्यमान है वस्तु बी के द्रव्यमान से क्या है, कम है। क्लियर है चीजें, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ तक की चीजें पूरा सटीक क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, कोई डाउट नहीं रहा होगा। हम एक सवाल देते हैं आपको HW में, आप प्लीज उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा उसका आंसर। सवाल क्या है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या, पहला
घटेगा, है ना, पहला क्या, पहला घटेगा, घटेगा, बी बढ़ेगा, बढ़ेगा, सी घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा, और डी कोई नहीं, नहीं। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना, सवाल है इसी के ऊपर था, ठीक है। तो आज की चीजें कैसी लगी, कैसे समझ में आए, प्लीज बताइएगा, है ना। आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर में, है ना। आपको जैसा भी वीडियो लग रहा हो, आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, जैसा भी लग रहा हो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। और अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि सबको सपोर्ट हो, है ना, और इस चैनल का भी सपोर्ट हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, लेते हैं आपसे इतने पर विदा, गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।